दोस्तों, खुद को न्यूट्रल पत्रकार कहने वाले रवीश कुमार ने अपनी पूरी रोजी रोटी मोदी को गाली देकर कमाई है। अब रवीश कुमार तो यूट्यूब पे मोदी का नाम लेके लाखों कमा रहा है, लेकिन उसकी जो सेकुलर ऑडियंस है वो इंटरनेट पे लिखती है कि देश में जॉब और पैसा नहीं है। रवीश कुमार की एक आदत आपने देखी होगी कि हिपोक्रेसी की सारी हदें पार कर देता है ये आदमी। दूसरे को गोदी मीडिया बोलता है, लेकिन खुद भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ केला खा रहा था। तो आज मैं ऐसी वीडियो लाया हूँ जहाँ एक छात्र ने रवीश कुमार को धो डाला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। और सवाल लेते हैं। सर, आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी क्या कहा कि आईटी सेल वालों को बुलाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो सर, जैसे आईटी सेल वाले अगर गलत अफवाह फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी, जो जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है, उसको बुलाकर भी टीवी वाले गलत करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है, तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है। आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब मुकदमा आ रहा है तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए। ठीक है, तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए। ठीक है, उसका पक्ष जानने के लिए। अब एक और सवाल सर, एक क्वेश्चन है। पत्रकारिता की बात हमेशा होती रहती है। आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए। हाँ। कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं। आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते। नहीं सर, हमें पता है ना। पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर। ऐसा है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है और आपको पता है मैंने अपने ब्लॉग पे क्या लिखा है, कभी रवीश कुमार मत बनना। डोकले के औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? सुधांशु त्रिवेदी जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आप सचमुच आपको लगता है कि एफटीआई पुणे में जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो एंटी हिंदू हैं? आईआईटी मद्रास के जो छात्र थे वो एंटी हिंदू थे? देखिए, ये जितने अलग अलग प्रकरण प्रकाश में आए हैं, इन सब का जो एक अलग अलग विश्लेषण है वो तो बहुत तकनीकी आधार पे होगा। जैसे एफटीआई के विषय में जो उन विषयों का विशेषज्ञ है वह ज्यादा बेहतर बता सकता है कि उनके क्या ग्रीवियंसेस हैं, किन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वो विरोध कर रहे हैं। दूसरा विषय, जैसे अभी आपने बताया कि वो ऑर्गेनाइजर में छपे हुए आर्टिकल पे, तो भाई वो ऑर्गेनाइजर का व्यू नहीं था स्ट्रक्चर्ड, वहां उन्होंने एक लेखक ने अपना व्यू लिखा, तो अब उसको हम पूरा का पूरा उस प्रकाशित पत्रिका का व्यू नहीं मान सकते। जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, पत्रिका में अगर एंटी हिंदू छप रहा है किसी प्रदर्शन को, इतनी आसानी से आप कैसे कर सकते हैं कि उसका व्यू नहीं मान सकते हैं? है ना, उन्होंने बड़ा रिसर्च से लिखा, मैंने 4-5 फैक्ट्स बता दिए, ज्यादा चेक नहीं किया था। रवीश जी, हाँ। मैं 2013 में आपके ही चैनल पे था। हाँ। और छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद पे होती हुई बहस में एक महिला ने, वो उनका नाम श्रीवास्तव मैं भूल रहा हूं, जिन्होंने कहा कि भारत का पूरा राज्य आतंकवादी हो गया है। जब मैंने इस विषय पे आपत्ति की तो एंकर ने कहा कि ये इनका निजी विचार है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो ऐसा तो नहीं कि वो विचार चैनल का विचार हो गया, आप मानते हैं अपना विचार लिखा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं इस पे आ रहा हूं। क्या सुधांशु त्रिवेदी मानते हैं कि एफटीआई के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो एंटी हिंदू हैं? अब मैं उस पे आ रहा हूं। देखिए, जब हम किसी विचारधारा के प्रति आग्रह या पूर्वाग्रह की बात करते हैं, हिंदू हैं, एंटी हिंदू हैं, प्रो वामपंथी हैं, एंटी वामपंथी हैं, तो फिर हमें प्रकरणों से निकल के थोड़ा एक व्यापक परिदृश्य पे विचार करना चाहिए। हम एक बात आपसे छोटी सी बात कहना चाहते हैं, हम कोई बहुत जानकार नहीं है सिनेमा और इन विषयों के, पर यह बताइए पिछले 60 सालों से हिंदी सिनेमा में देखते हुए शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर हिंदी फिल्मों में क्या नजर आता है? या तो विलेन या कॉमेडियन। लेकिन वो राम का रोल करके राम बन जाएंगे, मुझे भी, और धर्मराज का धर्म बन जाएंगे। तो हिंदुओं को ही सतर्क हो जाना चाहिए कि कल को कोई कह दे रवीश जी, आप संवाद करना चाहते हैं या मुझे अपनी बात पूरी कर लेने देना चाहते हैं? बताइए, उसका जवाब दीजिए ना रवीश जी। हाँ, अरे भाई, या तो आप मुझे जवाब देने नहीं तो फिर मिल नहीं रहा है ना सर। आप फिर सिनेमा का विश्लेषण करने लगे ना। मैंने पूछा क्या वो एंटी हिंदू हैं? अरे भाई, आप विश्लेषण ही पूरा होने देते। हाँ, तो मैं कहता हूं 1957 की मदर इंडिया से देख लीजिए, वहां का विलन जब आप देखें सीन पर तो देवी मां की पूजा करता है, और दबंग का विलेन जो है वो हनुमान जी के उससे टीका लगा कहता जाइए चुलबुल पांडे को मार दो। तो पीछे में मत जाइए, कभी विश्लेषण उसका करके देखिएगा। सुधांशु जी,
ये सब बयान है या सचमुच आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगह? देखिए, एक यथार्थ है संस्कृत को लेकर। अगर हम देखें तो भारत में मातृभाषा सिर्फ एक है संस्कृत, बाकी सब भ्रातृभाषाएं हैं, यानी संस्कृत से निकली हैं और वो सब जैसे भाई होते हैं एक ही माँ के। मैं तो वो नहीं जानता, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ये बड़ा स्पष्ट है। हाँ, देखिए ऐसा है ना कि हाँ। कौन भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं। हाँ। बोली और भाषा में भी अब राजनीति होने लगी है। हाँ, वो छोड़िए, तो वो परिभाषा में नहीं आते हैं। उस विषय पे हम उसको छोड़ देते हैं। हाँ। तो जहां तक सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की अधिकांश भाषाओं की मूल संस्कृत है। ये किसने कहा है? हमने नहीं कहा है। ये सर विलियम जोन्स ने, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के चेयरमैन थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में यह बात प्रतिपादित की थी। और जिसमें ब्रिटिश, मतलब इंग्लिश से लेके जर्मन, फ्रेंच सारी भाषाएं। नहीं, मैं संस्कृत की खूबियों की बात नहीं कर रहा हूं। वो है, संस्कृत की भाषा की खूबी है, वो स्वीकृत है। इस बहस में एज्यूम्ड है कि हम उसकी खूबी से इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए रवि जी, एक तो अगर हम लोग ये मान ही लेते कि संस्कृत के अंदर बहुत खूबियां हैं, तो आज हमारी ये डिबेट का विषय ही नहीं होता। मैं किसी भाषा के विरोध की बात नहीं करता हूं। आप आंख बंद करिए और 4 लोग आपके सामने अंग्रेजी बोल रहे हैं। 3 लोग, एक कश्मीरी या पंजाबी हो, एक बिहारी हो और एक तमिल या केरलाइट हो। आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं, आप बता देंगे ये तमिल बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये कश्मीरी बोल रहा है। क्योंकि एक्सेंट का प्रॉब्लम है, साइलेंट का प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। मगर आप आंख बंद करिए और एक संस्कृत का श्लोक बोला जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है, कि कामाख्या में बोला जा रहा है, या वैष्णो देवी में बोला जा रहा है। नाइस। ये बताइए, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट आप सबने सुना होगा ना, 70s 80s में चला था। वो सारे के सारे तो वेस्टर्न यूरोप के थे, क्रिश्चियन थे, वो भी राम को मानते थे। अच्छा, ये इस्कॉन के कार्यक्रमों में आपको जितने वीडियो दिखाई पड़ते हैं, ये सब हिंदू हैं क्या? मजे की बात ये, राम को मानते भी हैं। दुनिया में कोई दूसरा धर्म और मजहब बताइएगा जिसमें उस धर्म को न मानने वाले लोग उसके भगवान को मानते हो। और उससे मजे की बात ये, उनसे ये ना कहा जाता हो हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। किसी ने कहा तुम लोग हिंदू बन जाओ ना। भगवान राम के नाम का टाइटल होल्ड करता है किस देश का राजा? थाईलैंड, किंग रामा द 10th। थाईलैंड तो हिंदू देश नहीं है। कहां की लेडी कहती है कि हमारी वंशावली भगवान राम से है? कोरिया तो हिंदू देश नहीं है। तो भाई राम तो सबके हैं। तो रवीश कुमार की बेइज्जती वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी कई सारी वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है जहां रवीश कुमार को एक्सपोज कर दिया गया है। और संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जी की तो बात ही अलग है। उन्होंने रवीश कुमार को ऐसा धोया कि रवीश कुमार फिर बोलने लायक नहीं बचा। दरबारी पत्रकार रवीश कुमार ने अपना पूरा करियर बीजेपी को गाली देके बनाया है और साथ ही रवीश कुमार ने वामपंथियों को भी सपोर्ट किया है। लेकिन आज पूरे देश के सामने रवीश कुमार एक्सपोज हो चुका है, खास करके जब उसने यूट्यूब ज्वाइन किया। अब वो न्यूट्रल पत्रकार वाला जो टैग है वो बहुत पीछे छूट चुका है।